हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो होने वाला है असेसमेंट पे। असेसमेंट मतलब आकलन। आज हम इसमें देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पस। असेसमेंट का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं उद्देश्य। असेसमेंट जो है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो आइए जानते हैं हम असेसमेंट होता क्या है। असेसमेंट जो है ये एसेस वर्ड से मिलकर बना है और एसेस वर्ड जो है ये लैटिन वर्ब एसिडियर से आया है। इसका मीनिंग होता है टू सिट विद, के साथ बैठना। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो टू असेस मतलब होता है टू सिट बिसाइड्स द लर्नर, लर्नर के पास बैठना। इसमें जो है टीचर जो है लर्नर के पास बैठ के उसे ऑब्जर्व करती है और उसके हर एस्पेक्ट को असेस करने की कोशिश किया जाता है। तो अगर हम ये भी कह सकते हैं कि असेसमेंट जो है इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस बाय विच वी असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू टेस्ट। ये एक क्या है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें जो है हम जो आकलन करते हैं, हम इसमें आकलन करते हैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस का, किसके द्वारा, टेस्ट के द्वारा। अब यहाँ पर ये जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो ये स्टेप्स होते क्या है, चलिए जानते हैं। तो कभी भी अगर हमें किसी का भी या स्टूडेंट का असेसमेंट करना हो तो इसमें जो है कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें उनको फॉलो करके जो है असेसमेंट करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ये कौन से स्टेप्स हैं। पहला है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब योजना। इसमें जो है किसी भी स्टूडेंट को असेस करने से पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि किस चीज़ का असेस करना है बच्चे का, किस चीज़ को असेस करना है और उसमें कौन सा टूल यूज़ करना है, वो हम इस प्लानिंग के द्वारा करते हैं। उसके बाद जो है जब हम स्टूडेंट को जो प्रोवाइड कराते हैं, टूल प्रोवाइड कराते हैं, उससे जो हमें डाटाज मिलते हैं या इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद जो है हम वो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं उनका। और जब उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है उसके बाद जो है हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें उसकी कमियां या फिर उसकी जो खूबियां होती हैं स्टूडेंट्स की, या फिर जो भी उसका रिजल्ट आता है वो लिखा हुआ रहता है। स्टूडेंट के बारे में रिपोर्टिंग में क्या होती है, स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। तो ये क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी असेसमेंट को करने के लिए। नेक्स्ट है, अगर हम आकलन को समझें तो आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या है, एक अभिन्न अंग है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। इसमें जो है अनेक एवं विविध स्रोतों के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसमें जो है हम क्या करते हैं, वेरियस जो टूल्स होते हैं, ये टेक्निक्स होते हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं जिससे कि छात्र अधिगम के बारे में गहन बोध प्राप्त हो सके तथा इसका प्रयोग अधिगम एवं शिक्षण के सुधार में हो सके। तो जब हम सूचना को जो है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जब हम जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं फिर क्या करते हैं, हमको एनालाइज करते हैं। किस चीज़ का एनालाइज करते हैं कि स्टूडेंट को कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी डीप नॉलेज है स्टूडेंट्स को जिस चीज़ का भी असेस किया गया है उसके बारे में। ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में जो है इम्प्रूवमेंट किया जाता है। आकलन को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा भी कहा जाता है। आकलन को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है आकलन से ही जो है हमें पता चलता है कि स्टूडेंट में या फिर टीचिंग मेथड्स में क्या कमियां हैं और उसे कैसे इम्प्रूव करना है। इससे अभिप्राय सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने से है। आकलन यह देखने के लिए किया जाता है कि बच्चा क्या जानता है, समझता है और क्या करने में सक्षम है। अच्छा, आकलन क्यों किया जाता है? आकलन इसलिए किया जाता है ताकि हम जान सकें कि बच्चा क्या जानता है, उसकी नॉलेज कितनी है, ठीक है, कितना अंडरस्टैंड करता है और कैसे वो मतलब और क्या चीज़ करने में वो सक्षम है, एबल है कि क्या और चीज़ कर सकता है। ठीक। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन। हुबा एंड फ्रीड के अनुसार आकलन अनेक एवं विविध स्रोतों से सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है
जिससे कि शैक्षिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप छात्र क्या जानता है, समझता है तथा अर्जित ज्ञान के द्वारा क्या कर सकता है, इसका गहन बोध प्राप्त हो सके। यह प्रक्रिया तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आकलन के परिणाम का प्रयोग आगामी अधिगम में वृद्धि एवं सुधार के लिए किया जाता है। Assessment is the process of gathering, discussing information from multiple and diverse sources in order to develop a deep understanding of what a student knows, understand and can do with their knowledge as a result of their educational experiences. The process culminates when assessment results are used to improve subsequent learning. Huber and Fried 2000. तो हुबा एंड फ्रीड कहते हैं कि आकलन द्वारा हम क्या करते हैं, वेरियस टूल्स और टेक्निक्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस पे क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम यह जानते हैं कि छात्र क्या जानता है, समझता है और अपने जो उसने एक्वायर किया है नॉलेज, उससे वो क्या कर सकता है, इसका गहन बोध हमें प्राप्त होता है। और ये जो प्रोसेस है ये तब हाई लेवल पे पहुंचती है जब आकलन के द्वारा जो हमें रिजल्ट मिला है उसमें जो है, उस रिजल्ट से जो है स्टूडेंट अपनी लर्निंग की प्रोसेस पे इम्प्रूवमेंट कर पाए, तब जो है हम कहेंगे कि आकलन जो है अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। नेक्स्ट है, इरविन के अनुसार आकलन छात्रों के अधिगम तथा विकास के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए व्यवस्थित आधार है। यह छात्रों के अधिगम तथा विकास में वृद्धि के लिए परिभाषित, चयन, अभिकल्पन, संग्रहण, विश्लेषण करने तथा सूचनाओं के प्रयोग की प्रक्रिया है। Assessment is the systematic basis for making inferences about the learning and development of students. It is the process of defining, selecting, designing, collecting, analyzing, interpreting, and using information to increase students' learning and development. इरविन, तो इरविन के अनुसार, इरविन कहते हैं कि आकलन क्या है, आकलन छात्रों के अधिगम तथा विकास के संबंध में निष्कर्ष निकालने की व्यवस्थित आधार है। मतलब हम क्या करते हैं, ये एक सिस्टमैटिक बेसिस है, जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हम स्टूडेंट की लर्निंग और उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन क्या करते हैं, हम हमारे जो टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं उनको या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। फिर हम सेलेक्ट करते हैं, उनमें से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। टूल को मान लीजिए हम टूल बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टूल बनाएंगे। फिर टूल के द्वारा हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। फिर उसे अपने शब्दों में इंटरप्रेट करेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, स्टूडेंट की लर्निंग को और उसके डेवलपमेंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक, तो इन दोनों डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि आकलन द्वारा पृष्ठ पोषण दिया जाता है। पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक दिया जाता है कि स्टूडेंट ने कितना लर्न किया है, कितना स्टूडेंट को पता है या फिर क्या स्टूडेंट कर सकता है, इसके विषय में हम क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। आकलन द्वारा छात्र अधिगम में सुधार तथा विकास किया जा सकता है। आकलन द्वारा क्या कर सकते हैं, हम स्टूडेंट की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं। आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया। आकलन क्या है, लोगों से सूचना कलेक्ट करने की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की एक प्रोसेस है, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था। अब आइए देखते हैं असेसमेंट लर्निंग साइकिल क्या है, आकलन अधिगम चक्र क्या है। आकलन अधिगम चक्र में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन इंटेंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, निर्मित अधिगम के उद्देश्यों को परिभाषित करना। मतलब जो हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे कि वो हैं क्या। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लेंगे फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेंगे, हम अचीव करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स पे। तो क्या फिर जो हम टीचिंग टूल्स अपनाएंगे, फिर उसके द्वारा हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें आउटकम्स के फॉर्म में मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, मेजरिंग सेलेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, चयनित अधिगम परिणामों को मापना। क्या करेंगे, हम उनको मेज़र करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमारे आउटकम्स थे, जो हमें आउटकम्स मिले और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे
उनको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर आउटकम्स विद इंटेंडेड लर्निंग, निर्मित उद्देश्यों के साथ परिणामों की तुलना करना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब तुलना कर दी हमने तो हम देखेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो हमारे अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो हम क्या करेंगे, रीडिज़ाइन प्रोग्राम टू इम्प्रूव लर्निंग। अधिगम में ये सुधार हो रखा है, ये सुधार है, सुधार हेतु कार्यक्रम को नया स्वरूप देना। तो हम क्या करेंगे, अधिगम में सुधार के लिए कार्यक्रम को क्या करेंगे, प्रोग्राम मतलब जो भी हमारा टूल था उसे क्या करेंगे, हम रीडिज़ाइन करेंगे, दोबारा से बनाएंगे। ठीक, तो ये हो गई हमारी असेसमेंट की लर्निंग साइकिल। नेक्स्ट है, आप देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट की। असेसमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। सबसे पहला है, ये एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया से मतलब है कि ये जो हमारे क्लासरूम में जो भी टीचिंग होती है, हमारी जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसके ये साथ साथ चलती रहती है। मतलब क्योंकि हम जो है असेसमेंट क्या करते हैं, हम जब हम टीचिंग करते हैं तो उसके दौरान ही हम क्या करते रहते हैं, बच्चों का असेस करते रहते हैं, असेसमेंट करते रहते हैं। हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, हमारे द्वारा पढ़ाए गए टीचर द्वारा पढ़ाए गए टीचिंग के दौरान अगर टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो क्या करेगा, क्वेश्चंस पुट अप करेगा बच्चों से और फिर जो है बच्चे उसका आंसर देंगे। तो असेसमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्लासरूम में चलती रहती है। पद्धत मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। डाटा कैन बी क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। जो डाटाज हैं, जो हमें रिजल्ट है या फिर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव तो इन फॉर्म ऑफ नंबर्स या फिर मार्क्स, और क्वालिटेटिव से मतलब है कि वो वर्ड के रूप में होगा, वर्ड या फिर सेंटेंस या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ संख्या नहीं होगी, बाकी आपका वर्ड्स हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो असेसमेंट है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि असेसमेंट के ही द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी टीचिंग या लर्निंग में क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर उसको कैसे इंक्रीज करना है या कैसे उसमें सुधार करना है, किस मेथड्स का यूज़ करना है, ये सब हमें असेसमेंट द्वारा पता चलता है। इसलिए ये क्या है, एक अभिन्न अंग है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। नेक्स्ट है, ये एक कुंडलीय प्रक्रिया है, स्पाइरल प्रोसेस है। कैसे असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट जब हम देते हैं बच्चों को तो फिर उसके द्वारा हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम है क्या। जब हमें बच्चे की प्रॉब्लम को पता चल जाता है तो हम उसे रेमेडी देते हैं, रेमेडी प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसके बाद रेमेडी प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से बच्चे का असेसमेंट करते हैं कि बच्चे को रेमेडी प्रोवाइड करा के उसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए हम फिर से इस असेसमेंट करते हैं। इसलिए ये क्या है, एक स्पाइरल प्रोसेस है। छात्रों को शक्ति पर केंद्रित होती है, छात्रों की शक्ति पर केंद्रित होती है, फोकसेस ऑन स्टूडेंट स्ट्रेंथ। असेसमेंट क्या करता है, किस पे फोकस करता है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पे, कि स्टूडेंट जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसके द्वारा हमें क्या पता चलता है, स्टूडेंट की वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चलती हैं। तो मेनली ये क्या करता है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पे फोकस करता है कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है क्या, उसे आइडेंटिफाई करता है और उसको और इम्प्रूव करने के लिए या उसे एक सही दिशा प्रोवाइड कराने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है निदान एवं उपचार में सहायक, हेल्पफुल इन डायग्नोस एंड रेमेडी। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो असेसमेंट है वो निदान एवं उपचार में सहायक होता है। कि क्या करता है, ये असेसमेंट जो है फाइंड आउट करता है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स क्या है, डिफ़िकल्टीज़ कहाँ आ रही हैं, स्टूडेंट की डिफ़िकल्टीज़ कहाँ आ रही हैं, उसको आइडेंटिफाई करता है। फिर उसको क्या करने की कोशिश करता है, उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। ठीक, नेक्स्ट है परिणामों का प्रयोग आगामी अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। तो जो असेसमेंट द्वारा हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड होते हैं, उन रिजल्ट का हम यूज़ कहाँ करते हैं, उन रिजल्ट का हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट जो हम लर्निंग करेंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि उसके हिसाब से हम क्या कर सकें, स्टूडेंट को टीचिंग प्रोवाइड करा सकें। अब हम देखते हैं पर्पस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के
उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षण पूर्व उद्देश्य, प्री टीचिंग पर्पस क्या होता है? सबसे पहले है अनुदेशन से पूर्व विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए, टू नो द स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज बिफोर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराने से पहले बच्चों को हम क्या करेंगे, उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे कि उनकी प्रीवियस नॉलेज है क्या, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उनकी नॉलेज क्या है। इसलिए हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। अधिगम की कठिनाई तथा अग्रिम ज्ञान को जानने के लिए असेसमेंट क्यों किया जाता है? असेसमेंट का पर्पस होता है टू नो द डिफिकल्टी ऑफ लर्निंग एंड एडवांस नॉलेज, कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, और उनकी नॉलेज कितनी ज़्यादा है वो पता करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। अनुदेशन की योजना बनाने के लिए, टू प्लान इंस्ट्रक्शन प्लान करने के लिए। इंस्ट्रक्शन प्लान करने की से मतलब है इनका कि हम जब क्लासरूम में जाएं, मतलब जब हम टीचिंग कराएं बच्चों को, तो टीचिंग कराने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टूल बनाने पड़ेंगे। तो टूल बनाने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए कि स्टूडेंट की नीड पता होनी चाहिए कि स्टूडेंट की नीड है क्या। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए असेसमेंट का यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चले स्टूडेंट की नीड क्या है, तो उस हिसाब से हम क्या करें, अपनी प्लानिंग करें। तो इसीलिए जो है असेसमेंट क्या करता है, असेसमेंट इंस्ट्रक्शन की योजना बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण के दौरान के उद्देश्य, ड्यूरिंग टीचिंग पर्पस क्या है टीचिंग के दौरान? पहला है टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन की प्रभाविकता को जानने के लिए। ये प्रभाविकता है, ठीक है। तो अनुदेशन की प्रभाविकता जो जानने के लिए कि अनुदेशन क्या है, कितना इफेक्टिव हुआ हमारा, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, टीचिंग के दौरान ही क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि कितना बच्चे को समझ में आया। अनुदेशन के दौरान विद्यार्थी की समस्याओं को जानने के लिए, स्टूडेंट अगर समझ में नहीं आया है स्टूडेंट के, तो कहाँ समझ में नहीं आया है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। अनुदेशन के बारे में प्रतिपुष्टि के लिए, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो बच्चों को कहाँ तक समझ में आए हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं, उन बच्चों का असेसमेंट करते हैं। उसके द्वारा क्या करते हैं, हम बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं। निदानात्मक अनुदेशन के लिए, फॉर डायग्नोस्टिक इंस्ट्रक्शन, निदानात्मक अनुदेशन के लिए मीन्स अगर स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। शिक्षण के उपरांत के उद्देश्य, पोस्ट टीचिंग पर्पस क्या है? पोस्ट टीचिंग पर्पस है इसका पहला, टू सर्टिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक संप्राप्ति के प्रमाणन के लिए। मतलब स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है वो हम क्या करेंगे, उसको मापने के लिए हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, ताकि हम उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सके कि उन्होंने कितना अचीव किया। ये लास्ट में प्रोवाइड किया जाता है कोर्स के एंड में। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की शैक्षिक संप्राप्ति के आधार पर ग्रेड प्रदान करने के लिए, कि स्टूडेंट ने कितना जाना है, कितना समझा है, उनको कितना ज्ञान हुआ है, उसके लिए उन्हें एसेस करना, कि एसेस भी किस फॉर्म में करना, ग्रेड की फॉर्म में करना। नेक्स्ट है संपूर्ण शिक्षण की प्रभाविकता को जानने के लिए, टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल टीचिंग, कि ओवरऑल जो हमने टीचिंग कराई, पूरे कोर्स के दौरान जो हमने ओवरऑल टीचिंग कराई, उसमें टीचिंग कितनी इफेक्टिव हुई, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। फॉर टीचर सेल्फ इवैल्यूएशन, शिक्षक के स्व मूल्यांकन के लिए, टीचर ने कैसा पढ़ाया, कैसी टीचिंग की, कैसे मेथड्स यूज किए, इन सब को जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। टीचर अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए क्या करता है, असेसमेंट करता है कि कितना कैसी उसने टीचिंग की, कैसे उसने मेथड्स यूज की, इसके लिए भी वो क्या करता है, असेसमेंट करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।